लेखिका हैं, और न केवल लेखिका हैं बल्कि कुछ ऐसे काम करती हैं जो मानवता के लिए और जो असमर्थ हैं उनमें सामर्थ्य भरने के लिए होते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र रहे हैं जिन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए और दिव्य दृष्टि लोगों के लिए, नेत्रहीनों के लिए काम किया है, लेकिन मेरी समझ में उनसे बड़ा काम किसी ने नहीं किया। 600 से ज्यादा ऑडियो बुक्स इन्होंने बनाई हैं अरुणा जी ने, मैं इनका नमन करता हूँ। अच्छी कवयित्री हैं। तो प्रताप जी, आपने इस बात का लाभ उठाया कि आज हरीश यहाँ नहीं है, तो जो भी उनके बारे में कहा आप उनके सामने उससे ज्यादा कह सकते थे, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि व्यंग्य के नाम पर कुछ ही नाम क्यों गिनाए जाते हैं और परंपरा से जोड़ दिया जाता है। मैं काका हाथरसी जी का दामाद हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काका की परंपरा का कवि हूं। नहीं सर, नहीं। मैं माफी चाहता हूं। शाश्वत और हूं तो हूं। ये एक परम सत्य है कि उन्होंने मुझे बचपन में ही छांट लिया था। निक्कर पहन के घुमा करता था हल्के फुल्के, और मैं अपनी होने वाली पत्नी को फ्रॉक से जानता था। तो लड़काई को प्रेम ससुर जी कैसे तोड़ सकते थे, तो हमारे पास था और हम उसके करता धरता थे। लेकिन ये जो मंडली विश्वविद्यालय में रही है 70 के दशक में, ये अद्भुत क्षमताओं से संपन्न रही है। प्रताप सहगल आत्म परिचय बहुत अच्छा कर देते हैं कि इनको सहज ही कोई पसंद नहीं आता, और उसको तब तक प्रमाण पत्र नहीं देते हैं जब तक कि इनकी कसौटी पर खरा न उतर जाए। मैंने कई इनके प्रवचन सुने हैं, तो उसमें इनके वचन ऐसे प्रखर हो जाते हैं, तभी मैं प्रवचन कह रहा हूँ। तो उस आदमी को नाटक का ना नहीं आता, उसको समीक्षा, उसका समीक्षा का सा नहीं आता, व्यंग्यकार उसका व्यंग्य का वी नहीं आता। तो व्यंग्य का वी में कवि लगा हुआ है, तो कवि तो आता ही नहीं है ना। व्यंग्य का वी नहीं आता तो कभी भी नहीं आता। अब इन्होंने मंच पर बैठा हुआ विशिष्ट अतिथि है, आजकल हैं कहाँ लोग। एक तो हरीश है, एक प्रेम है, एक वो ज्ञान है। अब ये कहते कि एक अज्ञानी ये भी बैठा हुआ है इस खाली कुर्सी पे, जो बैठा हुआ था वो भी व्यंग्य में धक्के खा रहा है, वो भी व्यंग्य का मारा हुआ है, वो भी तरह तरह के व्यंग्य वो हमें दिखाई नहीं। अब देखिए ये देखिए आप, इनका न्याय देखिए आप, प्रताप जी का प्रताप दीजिए। ये कोई सहगल है? कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा ना। तो अब ये है कि कसौटी क्या है। कसौटी को जानना बड़ा जरूरी है। कसौटी पूर्व निर्धारित भी होती हैं, कसौटियां निर्मित भी होती हैं, और कसौटियों की खोज भी होनी चाहिए। कसौटी पर जो कसा जाता है उसमें कितना स्वर्ण है, कितनी भस्म है, कितना एलॉयज हैं और कितने एलाइज हैं, क्या विचार हैं, क्या चिंतन है, क्या उसमें अपने समय और समाज को देखे जाने की क्षमता का एक भी तत्व है। एक भी वायरस है, एक भी वायरस है तो उसका पूरा रचना संसार बेहतर हो सकता है। तो ढूंढो उस वायरस को, तब आप पता लगा पाओगे कि कसौटी तुम्हारी कैसी बनेगी और कैसी होनी चाहिए। हरीश मेरे बड़े अंतरंग मित्र हैं। मैं किसी एक कमरे में उनकी पत्नी और अपनी पत्नी को साथ लेके कभी बाहर जा सका हो, ऐसा सहयोग मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं उनकी रचनाओं के सेज पर, उनके रचना धर्मिता, उनकी रचना प्रक्रिया को इतना निकट से जाना मैंने उनकी रचनाओं के माध्यम से। और एक जो होते ना बड़े लोग, उन बड़े लोगों में आदरणीय विजेंद्र स्नातक जी का आशीष मेरे ऊपर भी रहा। लेकिन क्या होता है कि एक कदम रखो 100 राहें फूटती हैं, न जाने किस राह पे आपको कुछ नए अनुभव मिल जाएं। लेकिन वो 100 के 100 रास्ते फिर से एक
मंदिर पर आ जाते हैं, और वो मंदिर है मानवता का मंदिर। वो मंदिर है जहां हमारे अपने अनुभव, अपने निष्कर्षों के साथ कुछ ऐसी सघन अनुभूतियों को आपके सामने लेकर आते हैं जहां आप ममस्य न ममस्य, परस्य न परस्य हो जाते हैं। मेरा मेरा नहीं है, तेरा तेरा नहीं है, ये मेरे कुनबे का नहीं है, उसके कुनबे का नहीं, अरे हम सब एक कुनबे के हैं। तो आज जिस समय के मुहाने पर हम खड़े हैं वो मुंह बाएं खड़ा है। इसमें हमें मित्र शत्रु की पहचान नहीं करनी है, इसमें हमें मानव की पहचान करनी है। हमें देखना यह है कि अपनी किसी भी विधा के माध्यम से, व्यंग्य अगर एक विधा है तो मैं कहता हूं व्यंग्य एक सुविधा है। इस पे लोग नाराज हो जाएंगे कि सुविधा तो कोई कसौटी नहीं होती है। व्यंग्य इसलिए सुविधा है कि व्यंग्य के बारे में किसने क्या कहा। व्यंग्य के बारे में अगर परसाई जी ने कहा कि व्यंग्य तो एक स्पिरिट है, व्यंग्य तो एक, अब स्पिरिट क्या होती है साहब? स्पिरिट तो आत्मा होती है। अब आत्मा अगर कह देते तो भारतीय काव्य शास्त्र के दकियानुज आदमी माने जाते, लेकिन आशय तो वही था ना प्रेम जी कि व्यंग्य काव्य की आत्मा है, और काव्य माने साहित्य। पहले संपूर्ण साहित्य को काव्य कहा जाता था, उसमें सारी विधाएं समा जाती थी। तो वो गद्य हो, पद्य हो, चंपू हो, या जो भी शैली में लिखा गया हो, उसमें अगर वो बात है, यहां तक कि ललित कलाओं में भी, ललित कलाओं में गायन में, वादन में भी व्यंग्य हो सकता है। जिन गीतों का संपादन आप करते हैं और संकलन करते हैं या उनको धुन प्रदान करते हैं, वहां भी व्यंग्य हो सकता है। चित्र में भी व्यंग्य हो सकता है। मैं आज जो चित्र मैंने देखा उसकी बात बताता। प्रताप जी सुबह सुबह अखबार में माधव जोशी बड़ा अच्छा चित्र बनाते हैं जागरण में, और उधर इरफान भी अच्छा चित्र बनाते हैं। मेरा कार्टूनिस्ट लोगों से इतना गहरा नाता रहा है क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वो व्यंग्य की सघनता को सर्वाधिक पहचानने वाला व्यक्ति है, जो पूरी कथा को दे देता है। आप देखिएगा आज का जागरण, मैं बताता हूं, उसका नाम कोई नहीं लेगा कि व्यंग्य विधा में वो एक व्यक्ति है, लिया जाना चाहिए। अब व्यंग्य विधा में क्या है, हरीश जी अगर आप लाइव सुन रहे हो, वो बालिका लाइव ले रही है सामने, आप जरूर सुन रहे होंगे, और मैं आपको आदरपूर्वक बताता हूँ, आप जिस तरह से अपने चरित्रों का गठन करते हैं, जिस तरह से आप एक कथा बुनते हैं, और जिस तरह से आप लीक से हटकर एक ऐसे सोच को लेके आते हैं जो दूसरे लोग संकोच के कारण बोलते नहीं है। तो उस कार्टून में क्या था कि 2 भागों में विभक्त है, और तिरछी रेखा से वो आयत कटा हुआ है। इसके इस ओर कुछ पीला पीलापन है और इसके इस ओर कुछ सांवला सांवलापन है। तो इस तरफ जो है वो मानो जैसे भोर हुई है, इस तरफ ऐसी जैसे कि बादल हैं, या तो संध्या हो गई है, या सूर्य देव चले गए हैं, या बदलियां छाई हुई हैं। तो कार्टूनिस्ट ने, माधव ने क्या किया कि सूरज के अंदर तो मोदी जी को बैठा दिया है ना, और एक घने बादल के ऊपर उसने ममता जी को बैठा दिया। ठीक है। अब ऊपर से सूर्य तो सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में दिखाई देगा, और बादल कहाँ है, वहीं है जितने में है। तो देखिए एक अंतर तो इसी से उसने कर दिया कि वो एक स्थानीय मामला है, वो वहीं बरस के रहेगा, और वो एक सार्वभौमिक मामला जो जहां भी उजाला जाएगा वहां भी जाएगा। अब उसके पास से तो कमल बरस रहे हैं किरणों के रूप में, किरणें आ रही हैं, और ममता से वो तृणमूल वाला जो 3 पत्ती का है, जिससे लोग खेला करते हैं, सफेद रंग की 3 पत्ती होती है, वो एक डंठल से जुड़ी हुई, वो बादलों से गिर रही है। अब ये तो हो गया एक दृश्य, लेकिन जब सूर्य कमल बरसा रहे हैं तो उसने छतरी लगाई है नीचे ममता ने, ठीक है। तो जितने भी कमल हैं छतरी के इधर उधर गिर रहे हैं, ममता के पास एक भी फूल नहीं आ रहा है, ठीक है। और जहां बादल है और ममता है, जहां वो बरस रहे हैं सफेद फूल, उसके नीचे अमित शाह ने उल्टी छतरी लगा रखी है। यानी सारे के सारे सफेद फूल उसकी छतरी में इकट्ठा होते जा रहे हैं। कि
हमारे जो वोटर हो सकते थे, सूरज का कहना ये है, वो तो तुमने आने नहीं दिए अपनी छतरी के नीचे, और हमारा जो अमित शाह लगा हुआ है तो उसने छतरी उल्टी कर दी, और बादलों से सारे के सारे वोट जो है जो उसके थे वो इनकी झोली में आ गए। देखिए ये उसका दृष्टिकोण है, इनका अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है, लेकिन कितने कम में कितना अधिक कहा जा सकता है, इसका मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि कार्टून में पूरी की पूरी कथा आ जाती है और वो कथा कहीं नहीं जाती है, आपको गढ़नी पड़ती है। तो कार्टून एक ऐसा व्यंग्य का सृजन है जो आपको कथाकार बनाता है, है ना। और काव्य में अगर आपने वही बात, जैसे मेरी जितनी भी कविताएं हैं, मैं अगर उनका पदान्वय कर दूं तो कथाएं, मेरी कथा सूत्र से जुड़ी हुई कविताएं हैं, चाहे भ्रष्टाचार पे हो, चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे औरतों के दहन पर हो, दहेज पर हो, या गरीबदास का सपना हो, या इस तरह की जो भी कविताएं हैं उनको आप गद्य बना दीजिए तो मैं फट से इनकी कतार में आ जाऊंगा। हो सकता है 3 नाम जो गिनाए आज के, उनमें पहला हो जाता नहीं, फिर मैं व्यंग्यकार कहलाता, फिर कसौटी उस तरह की होती। मैं अपना दर्द नहीं बता रहा हूँ हरीश भैया, मैं तो एक सामान्य बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे मिला है उससे मैं अघाया हुआ हूँ, जो स्नेह मिला है, मैं उस स्नेह को का अपमान नहीं कर सकता किसी भी तौर पर जो विगत 60 वर्ष में मैंने अर्जित किया है। मैंने कविता के माध्यम से किया, गद्य न लिखा हो ऐसा भी नहीं है। अब मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि फुर्सत में बैठे हुए आप लोग जल्दी है नहीं, हरीश भी नहीं है, प्रधानाचार्य भी नहीं है, तो इसलिए हम ऐसी बात करें जो हमारी रचनात्मकता को आगे ले जाए और दूसरे की रचनात्मकता को आदर और मान दे, क्योंकि हम बहुत कम लोग रह गए हैं और कोरोना के बाद कितने रह जाएंगे ये भी एक उसका विषय, संशय का विषय है। मुझे जब हरीश जी ने कहा कि आना है, हमारा उनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग वाला संबंध है और सकर्मक संबंध है। मैं मान लीजिए कोई गीत लिखूंगा और उसमें पंजाबी उसकी जरूरत होगी, मैंने एक नाटक शॉर्टकट के लिए गाने लिखे थे तो उसमें पंजाबी हिस्सा भी आता है, तो मैं हरीश को फोन करता हूँ कि भैया हरीश बताओ जरा इसका पंजाबीकरण कैसे होगा, तो उसको इतने प्यार से, वो काव्यात्मक कवि भी हैं, वो कवि भी हैं, तो इतने प्रेम से वो कम से कम आधा पौन घंटे तक उसके लिए चर्चाएं करते हैं, फिर वो शब्द मिल जाते हैं। इसी तरह से अभी पानीपत के डायलॉग लिख रहा था मैं तो एक सरदार अला सिंह जी हैं उसमें, और अब्दाली को आने से रोकने वालों में जो संगठन बना है उसमें अला सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वो पंजाबी बोलना चाहिए उनको, और पंजाबी भी ऐसी हो, और मैं कहाँ था कहीं और, वो कहाँ थे कहीं और, अमेरिका से। अब आजकल तो इस मोबाइल के माध्यम से हम बात कर सकते हैं। 1.5 घंटे हमने बात करी, न केवल उस दौर पर, न केवल भाषा पर, सरलता पर, और कितनी सरलता से एक आदमी ने इतना समय मुझे दिया। तो ये एक हरीश जी की इतनी बड़ी खूबी है कि वो अपने विद्यार्थियों को और अपने चाहने वालों को और व्यंग्य धर्मियों को बिना कटुता लाए, बिना अहंकार दिखाए और बिना ये बताए कि मैं ही हूं। जब बागपत का खरबूजा आया, एक पहला संकलन उनका, तो अनेक लोगों ने कहा कि भाई ये अभी 23-24 साल का लड़का, और उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। अब उस ज्ञानपीठ के पुरस्कार मिलने पर कोई तो बहुत तन सकता था और गर्वीला हो सकता था और कलगी लगा के घूम सकता था और व्यंग्य के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई का दावा कर सकता था, लेकिन हरीश ने कभी कोई दावा नहीं किया कि मैं कहाँ हूँ, मेरी हैसियत क्या है, कितना है। मैंने अभी कुछ नहीं किया। अगर आप इसकी, मुझे उन्होंने PDF फाइल भेज दी थी और मैंने वो अभी टैक्सी में आते हुए सिर्फ भूमिका ही पढ़ पाया हूँ और पहला लेख पढ़ पाया हूँ जो इस शीर्षक का है, अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय। और एक मैंने प्रेम का अंत में लेख पढ़ा है, एक मैंने शंकर तांबेकर का भी लेख इतनी देर में, क्योंकि 1.5 घंटा लग गया मुझे सरिता विहार से यहाँ आने में। तो उनका मानना यह है अंत में सब कुछ करने के बाद कि किसी स्कूल से शुरू हुए थे और किसी स्कूल में उन्होंने नीलम नाम की पत्रिका में एक स्तंभ आता था जिसको लड़के लिखा करते थे लड़कियों के नाम और लड़कियां लिखी करती थी लड़कों के नाम,
पत्र कैसा लिखा जाए, ओपन लेटर। ओपन लेटर तो ये बड़ा विषय ऐसा है कि चुनौतीपूर्ण है कि फिर लड़का लड़कियों के बारे में लिखे और लड़कियां लड़कों के बारे में लिखे, वो भी अब से कितने साल पहले। और उनमें हरीश का जो पत्र था वो सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया और वो मानक बना कि कैसे आपको लिखने चाहिए। उनकी भी जो यात्रा है बचपन से ही है और अपने मित्रों के मित्र वो सदैव रहे हैं, ऐसा मैंने पाया है। तो उसमें भी वो कहते हैं कि अभी तो किया क्या है। उस अपनी भूमिका के अंत में वो कहते हैं कि पूरा बता ही देता हूं कि क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि 11 व्यंग्य संकलन, 4 समीक्षा पुस्तकें, 3 बाल साहित्य संदर्भित पुस्तकें, 2 उपन्यास, 1 संस्मरण पुस्तक तथा 2 शोधपरक पुस्तकें, 1 निबंध संग्रह, 1 मीडिया लेखन पुस्तक, 102 पुस्तकों में सहयोगी लेखन किया है, 10 पुस्तकों का संपादन भी किया है तथा नवभारत टाइम्स, कल्पांत, मॉरिशस के पत्र, जनवाणी, व्यंग्य स्तंभ लिख सका हूं। 1500 से अधिक रचनाएं जिनमें व्यंग्य बहुतायत में है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मन में कहीं है कि अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ हुआ ही नहीं। तो रचनाकार अगर इतना करने के बाद ये महसूस करता है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं कुछ होने के जो उनके मानक हैं उसको प्रणाम करता हूं। एक आदमी अपने आप से कितनी उम्मीदें रखता है, कितनी रखनी चाहिए या कितनी नहीं रख पाया या कितनी रखा करे। तो मित्रों, एक थे धर्म भानु सुकुमार जी, वो इनके हिंदी अध्यापक हुआ करते थे और उन्होंने सर्वहितकारी और नीलम दोनों जो पत्रिकाएं उस जमाने में निकलती थीं और छपा करते थे हमारे हरीश नवल, उन्होंने एक लेख लिखा तो उनको सुकुमार जी ने कहा कि ऐसे ही लिखते रहो, ये व्यंग्य है तुम्हारी गति, इसमें अच्छी और मौलिक रचनाएं तुम रच सकते हो। तो जो उन्होंने लिखा है पहला, रामचंद्र जी वर्सेस श्री कृष्ण, द्वापर और त्रेता को आमने सामने रख के उन्होंने किया। अब मैं सोच रहा था, जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैं, क्या होता है कि आपकी कोई अच्छी लाइन पढ़ लो तो फिर अगली लाइन नहीं पढ़ सकते। जैसे आप कोई अच्छी किताब पढ़ो और कोई अच्छी लाइन आ जाए तो आपकी उंगलियों में खुजली होने लगी, कलम उठा लिख ले यार, तो कोई प्रस्थान बिंदु मिल जाता है, वहां से एक उड़ान शुरू हो जाती है, एक टेक ऑफ पॉइंट आ जाता है। तो मैं फिर विजुलाइज करने लगा कि त्रेता युग में राम जी की फौज खड़ी हुई है, वहां 12 लोगों की क्रिकेट टीम है, कृष्ण जी के भी हैं, टॉस उछाला जाएगा और सुदामा से कह रहे हैं कि भाई टॉस किसके हित में आया बता दे तू मुझे, मैं तो वैसा ही कर दूंगा, है ना। और सुदामा आगे का ध्यान मत कर, अभी देख मैंने टॉस उछाला। अब वो टॉस क्या था, एक वर्चुअल टॉस था, वो एक वर्चुअल बिटकॉइन थी। मान लीजिए एक बिटकॉइन में कितना गोल्डन सिक्के आ सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने लाख पाउंड और डॉलर का वो एक बिटकॉइन है, जो कि है ही नहीं। मजा ये है कि उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, वो एक वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, एनक्रिप्टेड है। और आज पूरी दुनिया उसको चाह रही है कि हमारे पास बिटकॉइंस बढ़ जाएं। अब मान लीजिए वो सिक्का गया नहीं गया, वो तो अदृश्य हो गया। अब टॉस कैसे हो, खेल कैसे हो, खेल हो ही नहीं सकता। और उधर रघुकुल रीत सदा चले आई वाला मामला है कि होके रहेगा। मैच तो होगा। फिर सुदामा से मान लीजिए कह दिया, देख वो बरसेंगे सिक्के, तू चल अपने घर, और जो आगे मुझे तुझे देना है मैं अभी दिए देता हूँ इस मैच के माध्यम से, ये हमारा IPL है, इससे जितना बटोरना बटोर ले। तो क्या है, किसी भी पौराणिक आख्यान से, किसी भी उपादान से, किसी भी कल्पना से, कल्पनाओं का एक ऐसा लोक ब्रह्मांड आपके सामने साकार हो जाता है कि कथात्मकता
का तत्व अगर आपके अंदर है तो उसको एक रूप दे सकते हैं, व्यंग्य बना सकते हैं। तो जो लेखक उनको प्रिय रहे वो लेखक मुझे भी प्रिय रहे। परसाई जी से मेरा घनिष्ठ नाता रहा, शरद जोशी जी से अच्छा नाता रहा, लेकिन परसाई जी से व्यंग्यों के कारण नहीं, बल्कि मेरी एक किताब मैंने लिखी थी मुक्तिबोध की काव्य प्रक्रिया 75 में मैकमिलन से छपी थी। वो पुस्तक उन्होंने पढ़ी और वो उन्हें पसंद आई। तो मैं उस तरह की कविताएं भी नहीं लिखता था। एक अलग है, ये प्रताप जानते हैं कि उस समय जो प्रगतिशील लोग थे वो भी अपना अस्तित्व बनाए हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैं उधर हुआ करता था, उनसे प्रभावित भी रहता था और इनसे प्रभावित भी रहता था, क्योंकि मैं अपने पिता से प्रभावित रहता था, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय चेतना के कवि रहे हैं और कवि सम्मेलनों के कवि रहे। तो मैं कभी वामपंथी नहीं हो पाया और मैं कभी दक्षिणपंथी नहीं हो पाया। मैंने अपने पंथ को एक अनुभववाद से मानवतावाद की यात्रा के लिए निकाला है और मुझे सब अच्छे लगते हैं। मुझे वो भी अच्छे लगते थे एक स्तर तक, जब तक कि उनके वैयक्तिक जीवन की स्थितियां मैंने नहीं जानी, जब तक उनकी ये जड़ता नहीं जानी कि भारत को नहीं जानकर तुम कैसे जान सकते हो कि देश की दिशा क्या होगी। पहले तो भारत को जानना चाहिए, और भारत का इतिहास सिर्फ 800 साल 1000 साल पुराना नहीं है, भारत का तो और पुराना है। तो उसको पुनरुत्थानवादी कह के या रिवाइवलिस्टिक कह के जो अवहेलना हुई सन 75 में ही मैं थोड़ा सा विमुख हो गया और फिर मैं अपने तरीके से काम करने लगा। मैंने कवि सम्मेलनों में पैसे के लिए जाना कभी शुरू ही नहीं किया। जब मुझे लगा कि अरे ये है जनता जिससे तुम्हें रूबरू होना है, वो नहीं है जो तुमने 10-15 पत्रिकाओं में छपने वाले लोगों की संगत में अपना समय गंवा रहे हो, तुम्हें व्यापक जनता से मिलना है। तो ये व्यापक जन से मिलकर अपने मन को वहां तक पहुंचाना, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब आपने बाहर की दुनिया को देखकर अपने अंतर्लोक को विकसित किया हो। तो व्यंग्य एक अंतश्चेतना है। अगर आत्मा मानते हो तो रीतिरात्मा काव्य से और रस को भी आत्मा बता दिया, लेकिन वक्रोक्ति का जो देवता था संस्कृत साहित्य में, कुंतक, उसने कभी उसको आत्मा नहीं बताया, उसने कभी स्पिरिट नहीं कहा। उसने कहा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति से काव्य जीवित रहता है। वक्रोक्ति माने सेटायर। वो जो वक्रोक्ति है, हमारे आदरणीय नरेंद्र कोहली जी कई तरह के विशेषण वो बना देते हैं और उसका उल्लेख भी हरीश ने किया है। हरीश खरे आदमी है, खुल के कह देते हैं, बिना लाग लपेट के कह देते हैं। उन्होंने कह दिया कि स्तंभ लेखन को कोहली जी कहते हैं खंबा नोचन है। अब खंबा नोचन एक ऐसा शब्द है जो अंदर तक खरोंचन कर जाता है। मेरे 750 लेख हो चुके हैं, 12 साल से लिख रहा हूं स्तंभ, चौरे चंपू। तो किसी के भी बारे में कोई भी टिप्पणी कर देने से मरहम लगाना चाहिए, खरोंचना नहीं चाहिए। वो मेरे आदरणीय हैं, कोहली जी के साथ बहुत यात्राएं करी हैं, मैं उनको बहुत आदर मान देता हूँ। हमारे प्रेम जी के वो गुरु रहे हैं और प्रेम जी हमारे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, और इनसे आत्मीयता के नाते तरह तरह के बने रहे हैं। तो एक मंच है जो जिंदगी है, उस पर आप मध्य में खड़े हुए हैं अपनी धुरी पर, और उस धुरी पर आप अपनी मुंडी घुमा रहे हैं, वैविध्यमय जीवन को देख रहे हैं। उस वैविध्यमय जीवन से जो आपको मिलता है उसको आत्मसात करते हैं, अंतर्भूत करते हैं, आभ्यंतरीकरण करते हैं। मुक्तिबोध का शब्द है आभ्यंतरीकरण। और उस आभ्यंतरीकरण का जब बाह्यीकरण करते हैं, अगर कोई जिंदगी देने वाली ताकत है तो वक्रोक्ति है। उसी से साहित्य जीवित रहता है। तो काव्य माने केवल कविता नहीं। अगर मैं कवि हूं और मैं कहूं जी उसने तो कविता के बारे में लिख दिया, तो ऐसा कर रहे हो कि कविता को छेड़ दिया आपने। बिल्कुल, अरे कविता में जो व्यंग्य है उसको भी माने, है ना। चित्र में जो व्यंग्य है, गीत में भी जो व्यंग्य है। मैं आज आपने त्रिवेदी जी को जानते होंगे, त्रिवेदी जी को ममता जी ने आउट कर दिया, पहले रेल मंत्री बनाया था। तो मैं संगीतकारों की संगत में रह के कई बार सांगीतिक होने लगता हूँ, शास्त्रीय संगीत भी होने लगता है। तो इस समय जो मैंने बताया ना कि बादलों से उनके आंसू बह रहे हैं
और त्रिवेदी को निकाल दिया तो त्रिवेदी के भी बह रहे, तो थोड़ा गायन कर दूं मैं। ममते 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 ममते, और त्रिवेदी गा रहा है, ममते अश्रु नहीं अब थमते, ममते 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 अश्रु नहीं अब थमते, तुमने हमको गोली दे दी, सबके आगे छाती छेदी, जिसे पटरी पर दौड़ाया था उस पटरी पर कटा त्रिवेदी। भूल गए अब वात्सल्य की गोदी में बस हम थे, ममते 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 अश्रु नहीं अब थमते। लिख तो मैंने पूरा दिया था, लेकिन इतना ही काफी है। सुना दो? सुनाइए फिर। जिनको तुमने जिनको तुमने पाला पोसा, जिन पर तुमने किया भरोसा, एक तुम्हारा इंगित पाकर वे दे गए मौत का टोसा। तुमसे कुछ थे हमसे कुछ थे, वे सहयोगी ही हम थे, ममते ममते अश्रु नहीं अब थमते। हमारी रही भूल भी नाही, हमरे लिए रूल भी नाही, संसद के बरगद के अब हम तृण भी नहीं मूल भी नाही। नई भूमि पर वक्त लगेगा फिर से जमते जमते, ममते अश्रु नहीं अब थमते, ममते अश्रु नहीं अब थमते। तो मित्रों, इस पुस्तक में अमरीकी प्याले में भारतीय चाय पहला लेख पढ़कर ही आप तर जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय चिंतन और भारतीय गायन में आप सोचना बंद कर देते हैं। अगर आपने भजन सुन लिया तो आप उसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे कि इस भजन में क्या कहा गया है, लेकिन भजन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाते हैं। अब क्या है कि आंगन है, आंगन में एक मेज रखी हुई है और आपको जो है चाय पीने का शौक है, हरितिमा बरसाते हुए पौधे हैं और पड़ोस के स्कूल में, नन्हे बच्चों के स्कूल में एक आरती गाई जा रही है, भजन गाया जा रहा है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे लेकिन भूल कर भी कोई भूल होना। अब यहाँ पे व्यंग्यकार जो है पूछता है कि ऐसी शक्ति, शक्ति कौन सी शक्ति, कैसी शक्ति, और ये दाता कौन है जो हमें देगा। भजन का गाने वाला कभी सवाल नहीं उठाएगा, व्यंग्य का धर्म है सवाल उठाना और उसमें अपने मस्तिष्क का उपयोग करना कि भाई कहां से, तो वो तो भाई सर्वशक्तिमान है, प्रभु है, वही देगा ना। शक्ति कौन देगा? सर्वशक्तिमान देगा, प्रभु देगा। तो प्रभु किसको मानो भैया? ये और एक ऐसा सवाल है जिसमें दक्षिणपंथी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, क्या अच्छा प्रभु की शक्ति पर और प्रभु की सर्वसत्ता पर तू संदेह करता है बालक। व्यंग्यकार, अब जो गुरु जी ने कह दिया था हमसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि देखो व्यंग्य बहुत अच्छा है लेकिन मर्यादा में, ऐसा नहीं कि मर्यादा पार कर दो। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, कोई और उनके गुरु थे शुरू वाले, उन्होंने कहा था कि तुमने ये सब किया कि क्रिकेट मैच खेला दिया, लेकिन ये सारे हमारे आदरणीय पात्र हैं, इन पे कुछ ऐसी वैसी चर्चा ना करते ना, समझे। ममता जो है कलिकाल में कार्टूनिस्ट की हत्या पे लगा रहेगी, उन्होंने कराया ना, एक बंद कर दिया जेल में कार्टूनिस्ट को,
है ना। तो भाई जब ये विचार मंथन हो कि ब्रह्मा सृष्टि करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन उनको हरीश जी को दिखाई दिए, यही सर्व स्वीकार्य शक्ति है। अब ब्रह्मा जी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वही उनका मन भारतीय अपनी पुत्री पे ही बबला बला 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 छोड़ दिया उन्होंने डॉट डॉट करके। तो ब्रह्मा जी कैसे सर्वशक्तिमान होते हैं। और विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की गोद में विश्राम कर रहे हैं, थके हुए हैं, सृष्टि का पालन करते हुए साक्षात लक्ष्मी उनके पांव दबाकर थकान दूर करने का यत्न कर रही है। अब थके हुए प्रभु कैसे हमें शक्ति प्रदान करेंगे? थके प्रभु तो शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। और ब्रह्म विष्णु ये महेश तो भाई भस्मासुर के हत्थे से बड़ी मुश्किल से बचे, धोनी रमाते हुए यहाँ से वहां सर्प लगा के अपने उसमें करोड़ों जीवों में कैसे वो सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान कैसे रख सकते हैं। इस तरह का आशय उन्होंने दिखाया। और फिर राम जी से कहा जाए कि राम जी आप ही तो सर्वशक्तिमान है। तो राम जी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, यार कमाल कर दिया तुमने, सीता की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, तो वो कैसे सर्वशक्तिमान हमें दाता हमारे हो सकते हैं। यानी उन्होंने दाता और नेक रास्ता, हम चले नेक रास्ते पर, तो नेक रास्ता क्या है, इसी पर बैठे बैठे उन्होंने समय निकाल दिया, चिंतन करते करते करते। तो फिर पत्नी की आवाज आई अंत में कि भाई तुमने होमवर्क करना था बच्चे का और स्कूल छोड़ के आना था। तो उनको लगा कि अरे मैं बच्चे का होमवर्क भी नहीं कर पाया, तो उसके लिए तो लेकिन एक भारतीय ग्रीन टी अमेरिकन प्याले में और मिल जाए तो मैं होमवर्क निपटा दूं। ये उसका था। तो ये जो ग्रीन टी है भारत की, ये ग्रीन टी ही व्यंग्य है। ये ग्रीन टी जिसका मानना यह है कि हम होमवर्क कर सकते हैं, और हर व्यंगकार के लिए बहुत बड़ा होमवर्क प्रभु ने दाता ने दिया है। शक्ति आपके अंदर है, मानना न मानना प्रताप जी आपके ऊपर है, माने या न माने, लेकिन व्यंग्य अपने आप में सर्वशक्तिमान तत्व है और उसी से साहित्य जीवित रहता है। ये सुविधा लोगों के पास है कि किस विधा में उसको प्रकट करें और सक्रिय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को तो ये मतलब मेस्मराइज हैं हम लोग। नहीं ये थे पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर अशोक चक्रधर, और उन्होंने बहुत ही सुंदर वचनों से अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप सुना दीजिए। तो डॉक्टर हरीश नवल के लिए इतने सुंदर जैसा कि वो बहुत तकलीफ फीस होती है, बहुत पैसा लगता है। चक्रधर जी कहते हैं कि मैं कभी भी दूसरा, मतलब उनकी एक कविता है जो तो सार्वजनिक नहीं है। व्यावसायिक कवि कि एक दोस्तों, मैं थोड़ी देर का अल्प विराम लेती हूँ और फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होती हूँ। जाइएगा नहीं, आ रही।